नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों बहनों, आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज के दिन को हम मनाते हैं देवकी नंदन मुरली मनोहर श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में। श्री कृष्ण जिन्होंने अपनी बाल सुलभ क्रीड़ाओं से कभी माता यशोदा को मोहित किया तो कभी मुरली की मधुर तान से ग्वाल बालाओं और गायों को सम्मोहित किया, और जब धर्म और अधर्म का युद्ध हुआ तो उन्होंने धर्म का साथ दिया और युद्ध भूमि में अर्जुन को जीवन का सार समझाया। जी हाँ किसान भाइयों बहनों, यही है जीवन का सार कि कर्म किए जा और फल की इच्छा मत कर। और आप सभी इसी बात का अनुसरण करते हैं और रात दिन अपने कृषि संबंधी कार्यों को पूरा करने में लगे रहते हैं। तो आज के कार्यक्रम में भी हम आपको खबरें खेती की और मंडी भाव तो दिखाएंगे ही, और साथ ही देखिएगा कि कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाता है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। खरीफ फसलों का बुआई रकबा 131 हेक्टेयर के पार, केरल में समुद्र और नदी के रास्ते अनाज पहुंचाने का निर्णय। इलायची के उत्पादन में 40 से 50% तक की गिरावट और समन्वित योजना के कारण 15% बढ़ा खाद्यान्न उत्पादन। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं रीना रावत। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार देश में खरीफ फसलों की बुआई तेजी से हुई है। किसानों के समय रहते बुआई करने से खरीफ फसलों का बुआई रकबा 803 लाख हेक्टेयर के पार कर गया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार देश में खरीफ फसलों का बुआई रकबा 803 लाख हेक्टेयर को पार कर गया है। मंत्रालय के अनुसार देश के कई इलाकों में समय रहते बरसात होने से खरीफ फसलों की बुआई तेजी से हुई है। देश के विभिन्न हिस्सों में गन्ने और कपास की बुआई का कार्य तेजी से चल रहा है। राज्यों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अब तक 47.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने और 112.24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की बुआई की जा चुकी है। इसी तरह 267.33 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान, 76.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में दालें, 140.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मोटे अनाज और 152.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में तिलहन की बुआई की जा चुकी है। मंत्रालय के अनुसार अभी भी खरीफ फसलों की बुआई चल रही है, जिससे खरीफ फसलों की बुआई रकबे में रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर और केरल में खाद्यान्न उपलब्ध समय पर सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने जल मार्ग से अनाज पहुंचाने का निर्णय किया है, जिससे लोगों को समय रहते अनाज मिल सके। पूर्वोत्तर और केरल में खाद्यान्न की उपलब्धता समय पर सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने पानी के रास्ते अनाज पहुंचाने का निर्णय किया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्री राव साहेब पाटिल ने इस बारे में बताया कि समुद्र और नदी के जरिए पूर्वोत्तर और केरल के संदर्भ में रेलवे व सड़क के अलावा अनाज पहुंचाने का विकल्प तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि समुद्र और नदी के जरिए अनाज पहुंचाना काफी सस्ता बैठता है। श्री पाटिल ने कहा कि 15 जनवरी 2014 से भारतीय खाद्य निगम ने आंध्र प्रदेश से केरल को समुद्र के रास्ते अनाज पहुंचाना शुरू कर दिया है और अब तक 33.593 लाख टन अनाज केरल के विभिन्न गोदामों तक पहुंचाया जा चुका है। देश में कमजोर मानसून का असर इस बार इलायची उत्पादन पर पड़ा है। मौसम की बेरुखी से इस साल इलायची के उत्पादन में 40 से 50% तक की गिरावट आ सकती है। मौसम की बेरुखी से इस साल इलायची के उत्पादन में 40 से 50% तक की गिरावट आ सकती है। इलायची उत्पादकों के अनुसार इस साल मानसून आने से पहले सूखे की स्थिति और पिछले 2 हफ्तों के दौरान हुई भारी बारिश की वजह से इलायची की फसल को काफी नुकसान हुआ है। कार्डमम ग्रोवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के.एस. मैथ्यू ने इस बारे में कहा कि पिछले साल इलायची का उत्पादन करीब 22,000 टन रहा था, लेकिन इस बार इलायची सीजन में पहले ही काफी देर हो चुकी है। इस कारण इलायची उत्पादन 15,000 टन के आसपास रह सकता है। केरला कार्डमम प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के जनरल मैनेजर पीसी पुनोस के अनुसार पिछले 3 सालों तक अधिक उत्पादन की स्थिति के बाद इस बार बाजार में इलायची की कमी की स्थिति बन गई है। देश भर में केरल में मसालों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। इलायची की कीमतों में तेजी आने से इसके निर्यात पर असर पड़ने की संभावना है। केंद्र सरकार की समन्वित योजना के कारण वर्ष 2013 में खाद्यान्नों की कुल उपलब्धता 229.1 मिलियन टन हो गई है।
जो पिछले साल के मुकाबले 15% अधिक है। देश में अनाज में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में दलहन, तिलहन, ऑयल पाम और मक्का के लिए समन्वित योजना के बेहतर परिणाम सामने आए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2013-14 के अनुसार देश में वर्ष 2013-14 में दलहन का उत्पादन रिकॉर्ड 19.6 मीट्रिक टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के मुकाबले 7.10% अधिक है। इस बारे में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि दलहन के आयात में देश में काफी विदेशी मुद्रा खर्च होती थी। इसे देखते हुए सरकार ने दलहन उत्पादन पर जोर दिया था। सरकार की इसी समन्वित योजना के कारण ही दलहन उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सरकार की समन्वित योजना के कारण वर्ष 2013 में खाद्यान्नों की कुल उपलब्धता 229.1 मिलियन टन हो गई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 15% अधिक है। मौसम में अब काफी परिवर्तन हो चुका है। ऐसे में फसलों की समुचित देखभाल करना जरूरी है। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी और मौसम के अनुसार किसानों के लिए कृषि सलाह। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जम्मू और कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ बरसात होने की उम्मीद है। इसी तरह पूर्वोत्तर के राज्यों मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड के अधिकांश इलाकों और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटे में गरज के साथ बरसात हो सकती है। पश्चिम बंगाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में बरसात होने की उम्मीद है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा तथा पंजाब के कुछ इलाकों में बरसात में कमी आने की उम्मीद है। हिमालय के तराई वाले हिस्सों में भी बारिश होने की संभावना है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कपास में रस चूसने वाले कीटों से बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड कीटनाशक 0.5 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव मौसम साफ होने पर करें। अब चलते चलते कमोडिटी और बाजार से जुड़ी कुछ जानकारी। धनिया की कीमतों में तेजी आने की संभावना है। इसके पीछे कारण यह है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में पिछला स्टॉक कम होने और मांग बढ़ने से धनिया की कीमतें बढ़ रही हैं। इसके विपरीत मेंथा तेल के वायदा और हाजिर भावों में सुस्ती का रुख आगे भी जारी रह सकता है। मंडियों में मेंथा तेल की मांग कमजोर रहने से इसके दामों में कमी बनी रह सकती है। घरेलू बाजार में भिंडी और लौकी की आपूर्ति में तेजी आने से इसके दामों में कमी आ रही है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य और हमारे दैनिक जीवन में भी सौर ऊर्जा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। पिछले कई वर्षों से हम सौर ऊर्जा को कई रूपों में प्रयोग करते आ रहे हैं और वर्तमान में हमारे कृषि वैज्ञानिक इस अनुसंधान और शोध कार्य में लगे हुए हैं कि किस तरह से सौर ऊर्जा का कृषि के क्षेत्र में उपयोग किया जा सके और न केवल कृषि में बल्कि इसे ग्रामीण जीवन तक भी कैसे पहुंचाया जाए ताकि वहां के लोगों का जनजीवन सुव्यवस्थित और सरल हो सके। तो कृषि के क्षेत्र में कैसे सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। किसान भाइयों, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, नए नए बीज का प्रयोग करते हैं, नए नए कृषि यंत्रों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो नई तकनीकी है इसको पैदा करने के लिए भी हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो हमेशा लगे रहते हैं कि आपके लिए कौन कौन सी नई तकनीक विकसित की जाए, आपकी कौन सी समस्या है, उस समस्या का समाधान किस प्रकार से निकाला जाए। और इसी प्रकार की एक समस्या आपकी आती है खेत में सिंचाई करने में, क्योंकि आज डीजल बहुत महंगा हो रहा है।
हर महीने डीजल का भाव बढ़ जाता है। उसके साथ साथ गांव में बिजली आती नहीं है। लेकिन कोई भी उत्पादन लेना है तो पानी की तो आवश्यकता होती है। कोई भी फसल लेनी है पानी की आवश्यकता होती है, पशुओं के लिए पानी की आवश्यकता होती है, और पानी निकालने के लिए या तो बिजली की ज़रूरत पड़ती है या हमें डीजल की ज़रूरत पड़ती है। और जब दोनों नहीं मिल पाती हैं तो किसान को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या के समाधान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के वैज्ञानिकों ने कुछ इस प्रकार की तकनीकी विकसित की है कि सौर ऊर्जा के माध्यम से ही आप पानी निकाल सकें और यह पानी आप हमेशा निकाल सकें। इसमें शायद कई बहुत की जो लागत है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके साथ साथ किसानों की जो दूसरी महत्वपूर्ण समस्या है वो ये है कि किसान जो भी नई फसल लगाता है उसमें खरपतवार भी आते हैं, कीड़े भी लगते हैं, बीमारियां भी लगती हैं, और इनके नियंत्रण के लिए जितने भी हमारे छोटे और मझोले किसान हैं वो हाथ वाले स्प्रे पंप का प्रयोग करते हैं। जब हाथ वाले स्प्रे पंप का प्रयोग करते हैं तो उससे छिड़काव भी अच्छा नहीं होता है, और साथ ही साथ में जो एक हाथ उनको ध्यान जो हाथ पे रखना पड़ता है और दूसरा ध्यान जो है दूसरे हाथ पे रखना पड़ता है जहाँ छिड़काव हो रहा है। इससे उसका ध्यान भी बढ़ जाता है और छिड़काव में पूरा ध्यान नहीं दे पाता है। तो इन वैज्ञानिकों ने एक ऐसा स्प्रे यंत्र भी तैयार किया है जो सौर ऊर्जा से चलता है, जिसकी दक्षता भी ज़्यादा है और जो आप बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में है डॉक्टर JP सिन्हा, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के अभियांत्रिकी संभाग में प्रधान वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर सिन्हा, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसान जो बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसकी मेहनत सार्थक तभी हो पाती है जब फसल घर में अच्छी तरह पहुंचे, और फसल घर में तब पहुंचेगी जब फसल में सही समय पर पानी लगाए। तो पानी निकालने में अगर बिजली नहीं हो तो कहाँ से आएगा, तो भी उसको दिक्कत आती है। तो आपने कौन कौन सी ऐसी तकनीक विकसित की हैं जो सौर ऊर्जा से चल सके और किसान जो है अपना काम आसानी से कर सके? जो आज के सिचुएशन में हम कहें तो जल ही जीवन है। किसी भी जीवन के लिए जल की आवश्यकता है, और यह हमारे क्रॉप के लिए तो जल बहुत ही महत्वपूर्ण है, और समय पर जल की पूर्ति और सही क्वांटिटी में पूर्ति बहुत ही आवश्यक है। और जो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं वो हमारे बहुत सीमित हैं और हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। इस संदर्भ में अगर हम गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत को सौर ऊर्जा की बात करें तो हमारे भारतवर्ष में बहुत अपूर्ण मात्रा में अवेलेबल है। केवल इसको हमें उपयोग करने के लिए है, और इस उपयोग को हमने अक्षरशः साबित किया है कि इससे हम पानी निकाल सकते हैं। जो पुराने समय में अवधारणाएं थी कि अगर सौर ऊर्जा का इंटेंसिटी कम हो तो हमारा पंप नहीं चलेगा, आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स के एडवांसेस के बदौलत हम कम प्रकाश में भी हम पंप को चला सकते हैं। और यह एक प्रारूप है जो इसके माध्यम से दिखा सकते हैं। यह 2 HP का पंप जो कि 1860 वाट के सोलर पैनल के द्वारा चालित है, और इस कम धूप में भी चलता हुआ आप देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो आपने अभी ये पानी निकालने के यंत्र की बात की जो सौर ऊर्जा से चलता है, इसमें बैटरी लगती होगी, और बैटरी जो है हर 3 साल बाद बदलनी पड़ती है, और बैटरी बहुत महंगी आती है। तो क्या जो आपका यंत्र है ये किसान को महंगा नहीं पड़ेगा? इसमें क्या ऐसी चीज़ हैं जो किसान की इस खर्चे को बचा सके? नहीं, यह जो प्रक्षेत्र में लगा हुआ है, हमने इस बात को पहले ही ध्यान में रखा है, हम किसान भाइयों की प्रॉब्लम को, कि बैटरी तो हम भी अगर इन्वर्टर में 3 साल के बाद लगाने सोचते हैं तो हमें भी पॉकेट खोजना पड़ता है, लेकिन हम इसमें कोई बैटरी का उपयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक ही लिमिटेशन होती है कि जब सौर प्रकाश है तभी यह चलता है। लेकिन अगर सौर प्रकाश के अलावा भी आपको पंप चलाना है तो यहाँ पर ही हमने यह प्रदर्शित किया है कि इस पानी को हम थोड़ी ऊंचाई पर टंकी में स्टोर कर लें और उसके बाद कभी भी उपयोग कर सकते हैं। इसलिए यह बिना बैटरी चालित सौर ऊर्जा संयंत्र है जिससे पानी निकाला जा सकता है। और यहाँ का वाटर टेबल 100 फीट नीचे है, तो यह समरसेबल टाइप का पंप है जो 100 फीट नीचे से पानी निकाल रहा है। क्योंकि कभी कभी अवधारणाएं ये गलत भी होती हैं कि शायद ऊपर से ही पानी निकालता होगा, लेकिन यह नहीं है। 100 फीट से तो यहाँ निकाल रहा है, हम 300 फीट तक निकाल सकते हैं, और 200 HP तक का पंप अभी बाज़ार में अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, अभी आपने इस यंत्र की बात की है जो पानी से निकालने के लिए है, इसमें कई सारे पैनल लगे हुए हैं, मोटर भी लगी होगी, तो इसकी लागत काफ़ी होगी। तो एक तो इसकी लागत कितनी है, और जो किसान भाई इसको लगाना चाहता है इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी, और जो राज्य सरकार हैं
क्या किसान को कोई अनुदान भी देती हैं जिससे कि किसान इसको आसानी से अपना सके और अपना उत्पादन बढ़ा सके? यह सिंचाई के उपयोग के लिए सरकार सब्सिडी स्कीम में अलग अलग राज्यों में अलग अलग इनका सब्सिडी का परसेंटेज है, और यह पैनल और पंप की प्रकार हम वहाँ के ग्राउंड वाटर टेबल के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करते हैं और उसका कीमत भी उसी के हिसाब से होता है। लगभग ये जैसे 2 HP का पंप है जो 75 लीटर पर मिनट पानी बाहर निकाल रहा है। इसके लिए 8 पैनल 210 वाट के लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूँगा कि 210 वाट कहने का मतलब है कि जब पूर्ण प्रकाश हो तब 210 वाट, लेकिन इसमें जो कंट्रोलर लगा हुआ है वो कंट्रोलर इतना सक्षम है कि प्रकाश जब 25% भी रहेगा तब भी यह पंप पानी निकालेगा, बशर्ते थोड़ा कम पानी निकालेगा। इसलिए हम किसान भाइयों को सलाह देना चाहते हैं कि इससे घबराएं नहीं कि प्रकाश कम होगा तो हम क्या करेंगे, वो उस समय भी यह पानी निकालेगा। लागत की जहाँ तक बात आती है तो अगर हम डीजल पंप सेट से इसको कंपेयर करते हैं तो अगर 2002 में डीजल की प्राइस 17 रुपये थी और आज डीजल की प्राइस 55-56 रुपये है, तो ये जो है ये कितना बढ़ा है। और आज हम सोलर पैनल की बात करें तो 2002 में ये लगभग $6 पर वाट के रूप में अवेलेबल था और आज आधा डॉलर मीन्स 30 से 35 रुपये पर वाट के रूप में अवेलेबल है। इसलिए यह टेक्नोलॉजी आज की दिन में बहुत ही उपयोगी है और इकोनॉमिकली भी साउंड है। मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि अगर विदाउट सब्सिडी भी आप इसको लगाते हैं तो हम लोगों ने इसका पूर्ण एनालिसिस किया है। 3 साल के बाद यह पूरा पानी जो आप इससे निकालेंगे वह फ्री होगा, बिना लागत का होगा। 3 साल के बाद मीन्स 3 साल हम पे बैक पीरियड कहते हैं, अगर पूर्ण पैसा अपना भी लगाएंगे तो। इसकी लाइफ जो है ये 20 साल है, मीन्स 17 साल आप बिना कुछ खर्च किए हुए आपको मिलेगा पानी। डॉक्टर सिन्हा, ये तो आपने बताया कि किस प्रकार से किसान एक कुछ पैनल लगा के सौर ऊर्जा के वो अपना पानी निकाल सकता है, लेकिन किसान का एक और काम होता है कि उसको बहुत सारी दवाओं का स्प्रे करना होता है, चाहे कीड़े के लिए हो, बीमारी के लिए हो या खरपतवार के लिए। और जब वो अपने हाथ से स्प्रे करता है तो ना तो पूरी मात्रा में स्प्रे कर पाता है, ना ही छिड़काव ठीक हो पाता है और किसान को थकावट भी हो सकती है। और छिड़काव से संबंधित क्या आपने कोई तकनीक विकसित की है जिसके प्रयोग से किसान छिड़काव भी कर सके, उसकी लागत भी कम आए और साथ साथ में थकावट भी ना हो? इस संबंध में हमने एक सौर ऊर्जा चालित एक स्प्रेयर बनाया है जो आपका नैपसैक स्प्रेयर है। उसी स्प्रेयर को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके और यूज़ कर सकते हैं और इसकी बहुत महत्ता है कि एक तो बहुत उत्तम क्वालिटी का स्प्रे होगा जो लॉन्ग टर्म में हमें वो ग्राउंड वाटर डिटोरिएशन पॉल्यूशन को भी कम कर सकता है। दूसरा, कम समय में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का स्प्रे कर सकता है। स्पेशली विशेष तौर पर छोटे और मझोले किसान वो नैपसैक का ही उपयोग करते हैं और नैपसैक को में एक नोजल होता है और उसकी लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर का स्वाथ कवर कर पाते हैं। लेकिन मैंने 3 नोजल वाला एक पंप जो सौर ऊर्जा से उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है मात्र 1.5 घंटे में और 6 घंटे लगातार उसको काम में लाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपने जो छिड़काव यंत्र ये तैयार किया है, इसमें बैटरी भी लगती है, पैनल भी लगता है, स्प्रे पंप भी चाहिए, तो इन तीनों की एक तो कीमत कितनी आएगी और किसान इसका किस प्रकार से प्रयोग कर सकता है और ये किसान को कहाँ उपलब्ध होंगे? यह जो सोलर ऑपरेटेड स्प्रे पंप है यह इसका कीमत लगभग 12,000 रुपया है, जिसमें बैटरी, सोलर पैनल और पंप पूरी आपको मिलेगी। अगर आप चाहें तो सब्सिडी के तहत अपने राज्य से सोलर पैनल ले लें तो आपको थोड़ा कम कीमत पड़ सकता है और हम लोग भी प्रयासरत हैं कि यह भारत सरकार की ओर से इस पर सब्सिडी आए। हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि शायद सघन खेती के बावजूद यह स्प्रे का काम
केवल साल भर में 2 महीने 60 दिन किया जा सकता है। बाकी समय हमारा सोलर पैनल आपका खाली रखा हुआ है। उसके उपयोग के लिए मैंने 2-3 चीज़ें इसमें ऐड की हैं, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कमी होती है, खासकर शाम के समय में, जिस समय हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो उस समय हम एक कम पावर की लेकिन सफिशिएंट लाइट का बल्ब हम इससे जला सकते हैं, और 6 बल्ब इसी बैटरी से एक रात में आप जला सकते हैं। दूसरा, जो आज के परिवेश में सबको एक मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता है, और मोबाइल फ़ोन अगर चार्ज नहीं हुआ तो वो डब्बे के बराबर है, और शायद आज के समय में हर के दिल की धड़कन है, तो उसको भी हम इससे चार्ज कर सकते हैं। चाहे वह किसी भी ब्रांड का हो, ये संयंत्र से आप चार्ज कर सकते हैं। और हम किसान भाइयों को यह चीज़ उपलब्ध कराने के लिए कॉमर्शियलाइजेशन भी हमारी संस्थान ने कर चुका है, क्योंकि हम लोग तो विकसित किए हैं, लेकिन कोई कॉमर्शियलाइजेशन एजेंसी जो इसका 800 डीलर नेटवर्क है वो आपको दे सकते। डॉक्टर साहब, अभी आपने बात बताई कि 6 बल्ब जलेंगे, लेकिन ये 6 बल्ब कितनी देर जलेंगे? ऐसा तो नहीं कभी 15 मिनट जल के ही बंद हो जाए, ना तो किसान का काम बिजली का हो, ना दूसरा काम हो, और काम अटक जाए उसका। 6 बल्ब 5 घंटे लगातार आप जला। डॉक्टर साहब, आपने ये तो बहुत ही अच्छा बताया कि बल्ब 5 घंटे जलेंगे तो किसान आसानी से 2.5 घंटे सुबह और 2.5 घंटे शाम को जला के सारे काम कर सकता है। उसके पशुओं के काम भी हो जाएंगे, दूध निकालने का भी काम हो जाएगा। डॉक्टर साहब, जो ये किसान भाई हमारे सोलर पंप लगाना चाहते हैं या ये अपना स्प्रे पंप लेना चाहते हैं, तो इन्हें खरीदने से पहले वो आपसे किस प्रकार से संपर्क करें जिससे वो सही जानकारी मिल सके और सही जानकारी के हिसाब से वो सही तकनीकी को अपना सकें? मैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कृषि अभियांत्रिकी संभाग में प्रधान वैज्ञानिक के रूप में हूँ, और आप हमें हमारी वेबसाइट के ऊपर भी आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से भी कर सकते हैं। आपके जानकारी के लिए मेरा मोबाइल नंबर खुद का आप ले सकते हैं। संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर है 9990676990 और ईमेल का पता है jpsinha@gmail.com jpsinha@gmail.com। सिन्हा साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी और बहुत ही अच्छी तरह समझाया कि किस प्रकार से स्प्रे कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं, वो भी सौर यंत्र से। और वो यंत्र न केवल सौर ऊर्जा से चलेगा बल्कि आप घर में लाइट भी कर सकते हैं, पानी कैसे निकाल सकते हैं। डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी जानकारी दी, इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि इस प्रकार की जानकारी आप किसानों को देते रहें और इसी प्रकार की तकनीकी आप भविष्य में भी विकसित करके किसानों तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करें। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप अपनी प्रतिक्रियाएं पत्रों के माध्यम से ही नहीं बल्कि फेसबुक, ईमेल और ट्विटर के ज़रिए भी हम तक ज़रूर भेजेंगे। अगले कार्यक्रम में कुछ और नई कृषि जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो और अंत में आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।